तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज हम कवर करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 4। जो रिवीजन सीरीज़ चल रही है इसमें हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स को जो अपलोड किया हुआ है कवर किया हुआ है, और होपफुली आपने भी उन पार्ट्स को देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ उन पार्ट्स को एक बार देखें। हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 के विद्रोह को कवर किया हुआ है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को अलग अलग कवर किया हुआ है। उसमें हमने कुछ थ्योरी पोर्शन को लाया हुआ था और कुछ एमसीक्यूज़ किए हुए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। पहले कुछ थ्योरी का पोर्शन, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद उनके बेसिस पे एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो हमने ये सीरीज़ चलाई हुई है, बहुत से टीचर जो है इन्हीं सीरीज़ के बेसिस पे ऐसे ऐसे कंटेंट, इससे कम क्वालिटी का कंटेंट जो है वो बेच रहे हैं कोर्सेज बना करके। तो हम लोग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, और बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्यार जो है बरसाएं, ताकि हम लोग और बेटर क्वालिटी का कंटेंट फ्रीली आपको इंटरनेट पे प्रोवाइड करवाएं, यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाएं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आई आपको तो लाइक ज़रूर करें, और आपका कोई भी टिप्पणी है, कोई भी आपको लगता है बात रखनी, आप कमेंट ज़रूर करें। हम कमेंट का रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गांधीयन ईरा जो 1919 से 1948 तक जाना जाता है कि ये गांधीयन ईरा, ये गांधीयन फेज़ रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक हमने जितना कवर किया उसमें अलग अलग फेजेस, अलग अलग टेन्यूर रहे हैं। तो सबको हमने डिटेल में पढ़ा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, काजेस क्या थे, राइज कैसे हुआ। तो वैसे ही इसका भी पढ़ेंगे। ये गांधीयन ईरा जो है ना, महात्मा गांधी जी के ही मतलब इनके कार्यकाल में हुआ था। ये इनकी प्रेजेंस में जो है मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड किया गया था, जिसमें बहुत सारी मूवमेंट्स, नई मूवमेंट्स चली, कुछ मैसेगेयर हुए, कुछ आंदोलन चले, कुछ मतलब हर तरीके से हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, गांधी जी जो है एक नई डायरेक्शन जो फ्रीडम मूवमेंट को दी उन्होंने, जिसमें ट्रूथ के मतलब बेसिस पे उनका प्रिंसिपल था, नॉन वायलेंस के तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से आंदोलन को, इस मूवमेंट को कैरी ऑन किया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इनकी इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप की वजह से ना मूवमेंट जो है बहुत बदल चुकी थी। अब वो पहले टाइप का मतलब मूवमेंट नहीं रही थी। अब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता था गवर्नमेंट पे, ब्रिटिश सरकार को माननी पड़ती थी चीज़ें। जो मतलब ये इंडियन नेशनलिस्ट जो मूवमेंट थी, इसमें जो भी लोग थे जो अपनी बात रखते थे, तो उनको मानना पड़ता था ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि अब सत्याग्रह होते थे। अब वो लोग प्रोटेस्ट करते थे, धरने प्रदर्शन करते थे, हंगर स्ट्राइक्स पे रहते थे। तो कुछ मेजर इवेंट्स रहे इसमें। इवेंट्स इन द सेंस, एक मैसेकेयर हुआ जलियांवाला बाग, ठीक है, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ पंजाब के अंदर। तो ये जो है रिवॉल्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा, वो आया था, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। उसके खिलाफ ही मतलब ये लोग जो है प्लानिंग कर रहे थे कि हम इस एक्ट के खिलाफ कैसे अपना सत्याग्रह खड़ा करें। तो वहाँ पर बैसाखी के दिन लोग खड़े हुए, मतलब एक जगह जमा हुए थे जलियांवाला बाग में। तो वहाँ पर जनरल डायर ने फायर चला करके, गोलियाँ चला करके मतलब बहुत सारे लोगों की, इंडियंस की, भारतीयों की हत्या कर दी थी। तो इससे मतलब बहुत फिर एक मोमेंटम खड़ा हो गया कि नहीं, ये एक मतलब गलत हो रहा था सारी चीज़ें। तो ये था जलियांवाला बाग, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में स्टार्ट हुई थी 1922 तक। ये जो है महात्मा गांधी जी द्वारा मूवमेंट जो है स्टार्ट हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो है, इसको फर्स्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। फर्स्ट मतलब जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था भारत के अंदर, ठीक है, लेड बाय महात्मा गांधी इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में था, बिहार के। इसमें क्या था ना कि इंडिगो कल्टीवेशन जो करवा रही थी ब्रिटिश सरकार, नील की खेती जिसको कहा जाता है। तो उससे क्या हो रहा था कि मतलब लैंड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। तो जिस वजह से मतलब फर्टिलिटी जो ज़मीन की थी, उपजाऊ, वो ख़त्म हो रही थी चीज़ें। तो ये आंदोलन जो है ये भी महात्मा गांधी जी ने मतलब शुरू किया था, और ये फर्स्ट एक इनका जो है एक मतलब आंदोलन था। और इसमें इनको किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था गांधी जी को कि आप यहाँ आकर के अपनी लीडरशिप में इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करें, ताकि सरकार पर असर पड़े। तो ये फर्स्ट सक्सेस थी महात्मा गांधी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट जो इनका आंदोलन था वो थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो 1918 में आई। देखिए, सीक्वेंस में चल रहे हैं, 1917 में, फिर 1918 में, फिर उसका तीसरी मूवमेंट इनकी खेड़ा सत्याग्रह रही थी।
तो देखिए जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी ना, ये हायर वेजेस के डिमांड पे थी, मतलब किसानों को मज़दूरों को जो है वेजेस नहीं मिलती थी, ब्रिटिश सरकार नहीं देती थी, या मिल ओनर जो होते थे तो वो काम कराते थे लेकिन वेजेस नहीं देते थे। तो इस चीज़ को लेकर के ये आंदोलन जो है हंगर स्ट्राइक हुई थी महात्मा गांधी जी द्वारा, तो ये भी सक्सेसफुल रहा था। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का गांधीयन ईरा में, वो था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, इसको ये 1918 में जो है स्टार्ट हुआ था, और ये गुजरात के अंदर हुआ था। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है, वहाँ पर ये मतलब जो है आंदोलन चला था। ठीक है, ये 4 दिन के बाद जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी उसके 4 दिन के बाद ही इन शुरू हो गया था, और ये थर्ड सत्याग्रह था किसका, गांधी जी का। तो उसका स्वराज पार्टी है, इसकी स्थापना की गई थी 1922 में। ठीक है, और इसमें बड़े मतलब जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे, लाला लाजपत राय थे, एनसी केलकर थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वराज पार्टी कब बनी थी, 1922 में। रिवॉल्ट एक्ट जो था, जिसको ब्लैक एक्ट कहा जाता है, तो इसमें क्या था ना कि ब्रिटिश सरकार ने ये एक्ट पास किया था 1919 में, जिसमें लोगों मतलब किसी को भी जो पॉलिटिकल लोग हैं या किसी भी तरीके से, उनको जो है ना बिना बेल के आप उनको बिना पूछताछ के जो है डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं, और उनके ऊपर उनको मतलब किसने केस किया, कैसे केस हुआ, ये सब जानने का कोई अधिकार नहीं था। तो इसी एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग में भी लोग मतलब जो थे वो सोच रहे थे कि हम करेंगे इस तरीके से इनके खिलाफ, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये इस तरीके का माहौल बन गया था कि अब हम ये जो है इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। जलियांवाला बाग मैस्केर अभी हमने पढ़ा, इसको ऑलरेडी पढ़ा है ना, 19 जो रिवॉल्ट एक्ट ब्लैक एक्ट की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो इसके खिलाफ आंदोलन हुआ था फिर। और जब जलियांवाला बाग हो गया ना, तो उसके बाद उससे पहले गांधी जी को केसरे हिंद का जो है खिताब मिला था, लेकिन इन्होंने मतलब एज अ प्रोटेस्ट उसको मार्क करने के लिए केसरे हिंद को वापस कर दिया था। गांधी जी रिटर्न्स केसरे हिंद गोल्ड मेडल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैस्केर ऑन अप्रैल 13 19। ठीक है, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई। ठीक है, सितंबर 1920 में कांग्रेस ने अप्रूव किया नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को, हम बड़े लेवल पे लेकर के जाएंगे और चलाएंगे पूरे देश भर के अंदर। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ये कब हुई, 1930 में। ठीक है, इसमें गांधी जी ने मतलब 78 फॉलोअर्स के साथ 375 किलोमीटर चले थे। वो साबरमती आश्रम से डांडी तक ये चले थे, पैदल मार्च किया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए अब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर, यानी गांधी जी चंपारण आंदोलन किसके लिए था। तो ये था जो इंडिगो वर्कर्स थे, जो यानी नील की जो खेती करवाई जा रही थी, वो ज़बरदस्ती उनके अगेंस्ट था कि ये चीज़ ज़मीन को ख़त्म कर देगी, फर्टिलिटी को। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में हुआ। किसके द्वारा हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। बाकी सारी चीज़ें भी हमने इसमें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the nationalist leader to be elected as speaker of central legislative assembly in 1925, यानी 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले राष्ट्रवादी नेता कौन थे। तो ये थे विठल भाई पटेल। ठीक है, याद रखिएगा, विठल भाई पटेल जो थे वो स्पीकर बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये है सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता था। ठीक है, ये मतलब कब क्रिएट की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की द्वारा। उसके बाद ये जो विठल भाई पटेल हैं, इन्होंने इनका टाउन प्लानिंग बिल में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपैलिटी एक्ट जो पास हुआ था उसमें भी इनका बहुत बड़ा मेजर रोल है। ठीक है, ये विठल भाई पटेल की वजह से पास हुए थे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following was a journal brought out by the अबुल कलाम आज़ाद, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका थी। तो ये थी अल हिलाल थी। ठीक है, कॉमरेड जो है जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने मतलब शुरू की थी, और अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद ने।
शुरू की थी। अब अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, और इन्होंने जो एक यूनिवर्सिटी है ये अपना जामिया मिलिया इस्लामिया और आईआईटी खड़गपुर, ये भी शुरुआत इन्होंने की थी। मतलब ये एजुकेशन सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, और ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। और अल हिलाल जो उर्दू में वीकली न्यूज़पेपर था उसको भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ये जो अपने वीकली न्यूज़पेपर था ना उसमें मतलब ये ब्रिटिश राज की जो पॉलिसीज़ थी, ख़राब पॉलिसीज़ थी उनके, मतलब उनको क्रिटिसाइज़ करते रहते थे, ठीक है। और अपने न्यूज़पेपर के द्वारा ही मतलब ये मुस्लिम्स के लिए भी इनडायरेक्टली उनको मतलब वो करते थे, मोटिवेट इंस्पायर करते थे कि मतलब ये वो भी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी, सीमांता गांधी, यानी सीमांता गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये खान अब्दुल गफ़ार खान को जाना जाता था, जो महात्मा गांधी के स्टॉन्च फॉलोअर थे। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट से जो है सत्याग्रह जो मूवमेंट थी उसको चलाया था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए इनको सीमांता गांधी कहा जाता था, और इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था ये। और इनके पास जो थी ना वो बाद में पाकिस्तान, ये पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे पहले। अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे, बाद में जो है इनको पाकिस्तान की भी सिटीज़नशिप मिली थी। और ये फर्स्ट मतलब पाकिस्तानी सिटीज़न थे जिनको ये भारत रत्न अवार्ड मिला था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। तो ये जो है खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग रखते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब्दुल गफ़ार खान जो है खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे। इनकी डेथ जो है 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉट लेड बाय द महात्मा गांधी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व नहीं किया गया था? तो देखो क्विट इंडिया मूवमेंट में तो महात्मा गांधी जी रहे थे, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी महात्मा गांधी रहे थे। स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905 में चली थी, तब भारत में ये नहीं थे। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी महात्मा गांधी जी की प्रेजेंस रही थी। सो स्वदेशी मूवमेंट जो है ये किसके द्वारा हुई थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कौन थे? महात्मा गांधी जी के मतलब पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। बाकी सारी मूवमेंट्स जो थी जिन उनमें महात्मा गांधी ने लीड किया था, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे वो नहीं थे। और ये 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी तब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट कब चली थी? तो ये 8 अगस्त 1942 यानी 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुई थी ये। और ये गांधी जी द्वारा हुई थी। मोहनदास करमचंद गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जो हमने इधर पढ़ा, ये कब हुई थी स्टार्ट? 1920 में हुई थी। ये भी जो है महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो इधर है इसको हमने लिखा हुआ इधर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 12 मार्च 1930 से लेकर के 7 अप्रैल 1934 तक चली थी। और ये भी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905 में हुई थी, और इसको जो है गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेजेंस में हुई थी, लीडरशिप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ आईएनए बिफोर सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस से पहले आईएनए के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो ये कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे। मतलब सुभाष चंद्र बोस से पहले कौन संभाल रहे थे आईएनए को? तो ये थे कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विद अ प्लान फॉर अ यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब जो भारत के विभाजन के समय में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों की में से कौन सा एकजुट और स्वतंत्रता अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था? तो ये कौन सी प्रांत थी? पंजाब प्रोविंस जो थी ये आई थी। ये कह रही थी कि हम मतलब यूनाइटेड रहेंगे और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहेगा हमारा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता था भारत का एक लोहा पुरुष? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता था, क्योंकि इनकी लीडरशिप और इनकी जो इन्होंने हमारे देश के लिए काम किया, जो अलग अलग प्रोविंसेस को एकजुट किया है, तो उसके लिए मतलब इनको जाना जाता था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है और देश को एक मतलब
एक ही उसमें देखना चाहते थे, बढ़ता हुआ देश नहीं देखना चाहते। 565 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने मतलब इकट्ठा किया, यूनाइट किया है। और ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर जो है भारत के रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। प्रोमिनेंट फिगर थी फ्रीडम स्ट्रगल में भी, इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया, यानी कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो ये कब आया था? 1946 में आया था। किसके द्वारा आया था? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसके द्वारा आया था? A.V. अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस के द्वारा ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में भारत में आया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या था कि पावर्स को ट्रांसफ़र करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप पे, तो इसके लिए ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है लाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये तीन है, A.V. अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरोज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिजिनेशन दैट लेड टू द मैस्केयर बाय द ब्रिटिश एट जलियांवाला बाग, यानी निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर पैदा की जिसके कारण जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों द्वारा नरसंहार किया गया था? तो देखिए, आर्म्स एक्ट भी आया था। आर्म्स एक्ट में क्या बताते थे कि अगर आप भारतीय हैं और आपको कोई मतलब कोई भी आपको मतलब रखनी है चीज़, ऐसी हथियार रखने हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट था, ये भी आया हुआ था। इसमें कहते थे कि 2 से 4 लोग से ज़्यादा नहीं चलेंगे। रिवॉल्ट एक्ट, जिसको ब्लैक एक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा, इसकी वजह से ही मतलब पंजाब में जो है जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था। और ये वेनिकल प्रेस एक्ट जो था, ये भी मतलब इस तरीके से था कि आप न्यूज़पेपर चलाओ, आप किसी भी चीज़ को चला सकते हो, वीकली मैगजीन कोई भी चलानी है आप लॉन्च करो भारत के अंदर, अगर आप भारतीय हैं। लेकिन आप जो चलाएंगे उसको अप्रूव जो करेगी वो ब्रिटिश सरकार करेगी, यानी ब्रिटिश के खिलाफ पॉलिसीज़ वगैरह कुछ लिखना, उनके अगेंस्ट लिखना जो है बंद करना पड़ेगा। तो ये भी एक समझो काला कानून था। आर्म्स एक्ट भी जो है ये भी फोर्स करता था भारतीयों को कि आपने अगर हथियार रखने तो आपको लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप भारतीय नहीं है और आपको हथियार रखने हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप रख सकते हो। तो रिवॉल्ट एक्ट जो था, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवॉल्ट एक्ट के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा। ठीक है, ये मतलब परमिशन इन्होंने वो किया हुआ था कि मतलब आपको विदाउट ट्रायल और विदाउट सर्च के आपको अरेस्ट किया जा सकता है, कोई बेल नहीं हो सकती उसमें किसी भी तरीके से। ठीक है, पॉलिटिकल केसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लीग, यानी इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रास बिहारी बोस ने की थी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ, यानी भारत के विभाजन से बचने का अंतिम अवसर किसकी अस्वीकृति के साथ खो गया था? तो ये किसके साथ खो गया था? कैबिनेट मिशन प्लान में लास्ट पे जब वोटिंग हुई तो मुस्लिम लीग जो है 2 नेशन थ्योरी के साथ आई हुई थी, तो उन्होंने मतलब ये लास्ट की जो अपॉर्चुनिटी थी ये भी चली गई थी। Cabinet Mission Plan 1946 was the last opportunity to avoid the partition of India with the formation of interim government, but Muslim League rejected the plan. ठीक है, इवन दो दे 73 आउट ऑफ 78 सीट्स उनके पास थी, और उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग थी उसको भी अटेंड नहीं किया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट गॉट दिस सपोर्ट फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स? ठीक है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो ये किसको मिला था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मतलब जो मुस्लिम्स के लीडर्स थे तो वो कह रहे थे कि मतलब ठीक है, बाहर जो तुर्की वगैरह के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो उसमें मुस्लिम्स के ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है अंग्रेज़ों द्वारा, तो इसीलिए ये इसमें हिंदू मुस्लिम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें साथ में थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सत्याग्रह वाज हेल्ड एट नागपुर इन 1923? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि नागपुर में कौन सा सत्याग्रह आयोजित किया गया था? तो देखिए, साल्ट सत्याग्रह को भी पढ़ा हमने, इंडिविजुअल सत्याग्रह नहीं था, रिवॉर्ड सत्याग्रह नहीं था, फ्लैग सत्याग्रह जो महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर हुआ था, जिसमें मतलब नेशनलिस्ट जो थे वो होस्ट करना चाहते थे फ्लैग को, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा था करने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फ्लैग सत्याग्रह ठीक है 1923 में हुआ। कहाँ हुआ था? नागपुर में और जबलपुर में हुआ था।
तो इसमें क्या था कि नेशनलिस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको अधिकार चाहिए अपने मतलब झंडे को जो है वो होस्ट करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फ्लैग सत्याग्रह नागपुर में हुआ था। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लाला लाजपत राय डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट व्हेन ही स्कम्ड टू पुलिस ब्रूटैलिटी। यानी लाला लाजपत राय ने जब पुलिस की बर्बरता को अंजाम दिया था तब वे किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये है जिनको साइमन कमीशन को स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है, जिसमें 7 मेंबर पार्लियामेंट थे। सर जॉन साइमन जो है इसकी चेयरमैनशिप कर रहा था। तो इसमें जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें जो है लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल, यानी राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे। तो ये कौन थे, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी जी ने ये लिखी ये एक्सपेरिमेंट ऑफ, इनकी ये बुक थी एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ्स और ऑटोबायोग्राफी। और दूसरी जवाहरलाल नेहरू ने जो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है लिखी थी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है ये, तभी हमने इसमें लिखी हुई है। और केसरी जो है वो मराठी न्यूज़पेपर थी, मराठी लैंग्वेज में थी, ठीक है। और ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पाकिस्तानी नेशनल वाज अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द इंडियन गवर्नमेंट। यानी निम्नलिखित पाकिस्तानी नागरिकों में से किसे भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये कौन थे, इनके बारे में हमने पढ़ा, खान अब्दुल गफ़ार खान। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीज़न यानी मदर टेरेसा। और नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीज़न वो होता है जो मतलब आप बैठ रहे हैं एक जगह पर, मतलब एक ही देश के अंदर, तो कुछ टाइम के बाद आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है। और इनको भी जो है अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 1980 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीज़न कौन ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिला, इस तरीके का क्वेश्चन आता है पेपर में। और कौन थे वो पाकिस्तानी नेशनल जो मतलब सिटीज़नशिप जिनके पास थी, वो अब्दुल गफ़ार खान थे, जिनको 1987 में ये भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो साउथ अफ्रीकन के पुराने मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, इनको कब दिया गया था, 1990 में दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। खान अब्दुल गफ़ार खान इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको जो है कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ पर टॉपिक वाइज कुछ थ्योरी और कुछ MCQs को हमने उसमें कवर किया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट मटेरियल हमने वहाँ पर डाला हुआ है। यही मटेरियल आपको जो है लोग अलग अलग टीचर्स जो है उसको कोर्सेज़ बना करके बेच रहे हैं, तो हम आपको इतना बेटर क्वालिटी का कंटेंट दे रहे हैं। आपको भी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं लाइक करो उनको, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया के पेजेस हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली हमसे मिल सकते हैं। तो हमारी फेसबुक का लिंक यहाँ पर इजी क्लासेस के नाम से है। टेलीग्राम पे अगर आपको वीडियो टाइमली देखनी है और PDF चाहिए, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे इजी क्लासेस के इस टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। और वेबसाइट हमारी, अगर आपको कोई भी बेस्ट सेलिंग बुक, एकेडमिक्स हो, कम्पिटिटिव हो, कोई भी बुक आपको चाहिए हो, तो आप हमारी इजी सेल करके वेबसाइट पे जा सकते हैं। ऑल इंडिया डिलीवरी एक्सेस है, फास्टेस्ट डिलीवरी एक्सेस है। और ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इजी क्लासेस।